विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम विषय हिंदी कक्षा 9 विषयांक नंबर 11 जिसका शीर्षक है एक यात्रा यह भी, साहित्य प्रकार कहानी, लेखक का नाम है रामदरस मिश्र। हमने इस कहानी को पहले भाग में देखा था। आज हम इस कहानी के दूसरे भाग के इस वीडियो में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले भाग में हमने देखा कि एक युवती संकट में पड़ी हुई थी। उसके माता पिता एक अधेड़ यानी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति के साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे, इसलिए वह लड़की उस अधड़ के साथ शादी करना नहीं चाहती। और उसी समय इस कहानी के नायक यानी मोहन नौकरी की तलाश में थे। वह इधर उधर भटक रहा था। दिन भर भटकने के बाद वह अपने घर लौट रहा था, तब यह लड़की उसको मिल गई। बदहवासी यानी व्याकुल सी, दिदियालती हुई यानी आग्रह करते हुए प्रार्थना करती थी मोहन को कि मोहन मुझे बचा लो। तब मोहन के मन में हुआ कि उसको मैं क्या करूं। उसके साथ क्या हुआ वह मोहन ने पूछा, तो वह लड़की ने बताया कि वह संकट में इसलिए पड़ी थी कि उसके माता पिता उसको अधड़ के हाथ बेच देना चाहते थे। उनके साथ वह शादी करना नहीं चाहती थी। वह कुएं में गिरकर मर जाएगी, किंतु वह अप्रिय व्यक्ति के साथ वह नहीं जाएगी। तब मोहन बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस में पड़ना, इन्हें क्या करूं क्या न करूं, ऐसी दुविधा में पड़ गया। वह कर भी क्या सकता था। तब मोहन को लगा कि स्टेशन इन्हें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। वहां उस लड़की को ले गया। थानेदार के साथ उन्होंने उस लड़की के बारे में सारी हकीकत इन्हें सच्चाई बताई। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है, और थोड़े समय के लिए मोहन सोचता रहा कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसी बात मोहन अपने मन में सोच रहे थे। वहाँ तक हमने पहली वीडियो में देखा था। आज हम जहाँ रुके थे वहाँ से इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता। मोहन ने लड़की के बारे में सारी हकीकत बताई। तब थानेदार बोला कि इसकी FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवा कर उसके माँ बाप को हवालात यानी जेल में बंद कर देता। लेकिन फिलहाल इस समय चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। चिंता इस लड़की की है कि आखिर इनके लिए मैं क्या करूं। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले। एक छोटी सी चुप्पी यानी खामोशी के बाद वे यानी थानेदार एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। मोहन से बोले कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने न में सिर हिलाया। तब मोहन ने न में यानी ना में अपना सिर यानी मस्तक हिलाया और कहा कि मेरी शादी नहीं हुई। तो वो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो थानेदार साहब बोला कि तुम इस लड़की के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते। ऐसा थानेदार ने मोहन को कहा। तो मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। थानेदार ने कहा कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो थानेदार का यह आकस्मिक ने अचानक प्रस्ताव से मोहन चकराए ने आश्चर्यचकित हो गया।
किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। किंतु थोड़े समय के बाद मोहन को ऐसा लगा कि इसमें बुराई यानी खराबी क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। तब मोहन ने कहा कि सर तुम इस लड़की को भी तुम पूछ लीजिए। थानेदार ने इससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। थानेदार ने उससे यानी लड़की से पूछा तो उसने स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। कहने का मतलब मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ ऐसा युवती ने बता दिया अपने सिर हिलाकर। लेकिन क्या मोहन? लेकिन कहकर मोहन रुक गया। तब लेखक ने पूछा कि लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। लड़की ने स्वीकृति दे दी। मोहन भी उनके साथ शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन मोहन की भाभी उनकी छोटी बहन के साथ मोहन की शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी, बात निश्चित हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। बाबूजी, मैंने सोचा कि भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। वहाँ कोई संकट नहीं है, वहाँ कोई उनके साथ शादी करने के लिए कोई संकट नहीं है, उसे अच्छा युवक मिल जाएगा। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। खतरे में है, संकट में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। लड़की सुंदर भी है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता भी हूँ, और सबसे अहम यानी मुख्य बात यह कि वह संकट में है, इसमें पड़ी हुई है, संकट में पड़ी हुई है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। उनके साथ विवाह करना मेरे लिए अच्छा भी है और मानवीय भी है। लेकिन ऐसा कहते कहते मोहन फिर से अटक गया। फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं बेच दिए जाने का संकट, और यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं यानी उस खुसट के साथ बेच देने का संकट में साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज होंगे ही। अगर मैं उनको अपने साथ ले जाऊं तो भाई और भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। इसके माँ बाप मुझ पर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। जब मोहन ने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए उसे नारी निकेतन नारी गृह में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ, और लड़की से माँ बाप के खिलाफ यानी विरोध शिकायत में फरियाद लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। और मोहन ने कहा कि 15 दिन लड़की को नारी निकेतन में रखवा दिया। 15 दिन के बाद उन्होंने यानी थानेदार ने मंदिर में ले जाकर उससे मेरी शादी करवा दी। देखो थानेदार कितना मानवतावादी है कि उन्होंने दोनों की स्वीकृति होने के कारण थानेदार ने मोहन से उस लड़की की शादी करवा दी। कहाँ पे ले जाकर? मंदिर में ले जाकर। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? तब लेखक ने कहा कि मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है कथा सुन रहा हूँ। लड़के, मैंने आपको बताया था कि इस कहानी में एक दूसरी कहानी है। लेखक को इस घटना पर विश्वास नहीं होता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं एक कोई कहानी सुन रहा हूँ।
आप सही कह रहे बाबूजी, आप सही यानी सच कह रहे बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। आप सही कह रहे बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, पुलिस वाला है। थानेदार होने के साथ साथ वह कवि भी है। कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ता है और कवि सम्मेलनों में वह कविताएं भी पढ़ता है और लोगों को सुनाता है। और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है और उनकी कविताओं में मानवतावादी संवेदना यानी लागणी संवेदना से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ भाई, तब ठीक है, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा का मतलब है देवदूत दिखाई पड़ जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गई। उनके साथ मैंने शादी की। शादी करने के बाद जब मैं उनको अपने घर पे ले गया तो मेरे भाई और भाभी मुझसे खफा इन्हें नाराज हो गई और हमें घर से निकाल दिया। खफा इन्हें नाराज हो गई और दोनों को घर में से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। घर से निकलने का कारण यही था कि एक तो भाई की साली से मैंने शादी नहीं की और दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी, अपने ज्ञाति की न थी, इसलिए भी उन्होंने घर से निकाल दिया। तो तुम लोग ग्वालियर आ गई? लेखक ने पूछा। भाई और भाभी ने आपको घर से निकाल दिया तो तुम लोग ग्वालियर आ गई? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह यानी घर खर्च निकलना, गुजारा करना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, पराए शहर में भले ही कोई न कोई अपनापन यानी अपना व्यक्ति न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना। किंतु यह परायापन जो अपना नहीं उसको हम कहते हैं परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। जो दिन रात अप्रीतिकर यानी जिसमें प्रेम न हो उसको हम कहते हैं अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। उद्विग्न करना इन्हें पीड़ा देना। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। तो यहाँ मैंने कोई नौकरी नहीं रखी, बस ऑटो का दामन थाम लेना, आश्रय लेना, बस ऑटो का आश्रय ले लिया और उसी के सहारे में चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। लेखक ने कहा, वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित यानी कल्याण में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। वास्तव में मोहन तुम बहुत बड़े हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित या नारी कल्याण के बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। लेख और कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। नारी के प्रति, नारी के सम्मान, नारी के हित के बारे में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। बड़े बड़े लोग लेख और कविताएं भी लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में, अपने जीवन में वह कभी नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त यानी बुरी दशा में फंसी हुई लड़की को बचा लिया और अपने जीवन के साथ यानी उनके साथ शादी करके उसे सम्मानपूर्वक तुमने लगा लिया। ये बहुत बड़ी बात है बाबूजी। इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। तब मोहन ने कहा कि बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो बस एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। बाबूजी, उनके साथ मैंने शादी की, विवाह किया, इससे भी मुझे बहुत संतोष है। मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे उसके साथ शादी करने से बहुत संतोष मिला।
मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, उनके साथ शादी करके मैंने उसको अपना लिया, किंतु वह तो मुझे प्रायः हर रोज मुझे संकटों में से उबारती रहती है, ऐसा मोहन ने लेखक को बताया। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। लेखक कहते हैं कि मोहन की यह कहानी हम पर छा गई, हमारे हृदय को स्पर्श कर गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा व्यक्ति हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा तो वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, क्योंकि लेखक और लेखक की पत्नी शताब्दी ट्रेन में वह वापस अपने गांव की ओर जा रहे थे, इसलिए गाड़ी का समय हो गया। मोहन उसे लेकर स्टेशन आ गया। उसे लेकर 500 रुपये का नोट देने लगा तब वह मोहन बोला, रहने दीजिए बाबूजी, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। मोहन रुपये लेने के लिए मना करने लगे तब लेखक बोला, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। कहने का मतलब आपका मेहनत का फल है। कहने का मतलब आप मुझे और पत्नी को स्टेशन ले आइए, आपका किराया है। कहने का मतलब वह तुम्हारा पारिश्रमिक है, मेहनताना है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हूँ, आपका मेहनताना है, मैं आपको कोई दान के रूप में थोड़ा दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने तो माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं बाबूजी, क्योंकि मोहन को बचपन में ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। बचपन में ही मोहन के माता पिता उस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, इसलिए मोहन कहते कि बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे आप में माँ बाप मुझे मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। माँ बाप का सुख मुझे मिला, उस सुख के आगे तो पैसे का तो कुछ भी मोल यानी कीमत नहीं है। पैसा तो वो लोगों से कमा ही लेता हूँ, पैसा तो मैं वो लोगों से कमा ही लेता हूँ। बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, बेटे लेकिन मेरी भी तो आप सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। मोहन पैसे लेने से मना करने लगे तब लेखक बोले, बेटे मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह तो बहुत है। मोहन ने कहा, लेकिन यह तो बहुत है, यानी 500 रुपया है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। 500 रुपया मैं आपके पास से लूँगा तो शोषण करूँगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 रुपया लेखक को वापस करने लगा, क्योंकि 500 रुपया उनको कैसा लगा, ज़्यादा लगा, इसलिए वह 300 रुपये वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए, और बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, मुझे इतना पराया मत समझो बाबूजी, हाँ जब भी तुम ग्वालियर आओगे मुझे बुला लेना, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब लेखक को 500 रुपये में से 300 रुपया वापस करने लगा तो लेखक ने मोहन से एक शर्त रखी। यह क्या बाबूजी, ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, ये 500 रुपये का नोट तुम्हें चुपचाप शांति से तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। तब मोहन ने 300 रुपये जो वापस करने लगे थे वह 300 रुपये फिर से अपनी जेब में रख ली, क्योंकि लेखक ने उनके सामने शर्त रखी। जैसे कह रहा हो, जैसे मोहन अपने मन में कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या। कुछ क्षण बाद मोहन बोला कि बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या। हाँ हाँ भाई शौक से, हाँ हाँ भाई आनंद से तुम्हें फ़ोन करना, मुझे आप फ़ोन करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप मुझे फ़ोन करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन बाबूजी आपका नाम तो मैंने
पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। लेकिन आपका नाम को मैंने पूछा ही नहीं। पूछा ही नहीं। तब लेखक ने कहा मैं हूं सत्यकेतु और पत्नी है कामना। मेरा नाम सत्यकेतु और मेरी पत्नी का नाम है कामना। लेखक का नाम रामदरस मिश्र है, लेकिन उन्होंने अपना नाम मोहन को क्या बताया विद्यार्थी मित्रों? सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना बताया। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। और जब लेखक और लेखक की पत्नी मोहन को छोड़कर स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह यानी मोहन अपनी आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हुए लेखक और लेखक की पत्नी को देखते रहे। कहने का मतलब दोनों अलग अलग ज्ञाति के थे, उनके बीच कोई संबंध न था, लेकिन मोहन में जो मानवतावादी दृष्टिकोण उसमें था, कहने का मतलब नारी हित के बारे में वह सोचता था। और मोहन ने भी लेखक और लेखक की पत्नी को माँ बाप के रूप में वह देखने लगा और लेखक और लेखक की पत्नी मोहन को बेटे के रूप में देखने लगा। इसलिए उसके बीच जो अपनापन था वह अपनापन लेकर मोहन लेखक और लेखक की पत्नी को देखता रहा क्योंकि माँ बाप अपने बेटे को छोड़कर चले जाते हैं ऐसा एहसास किसको होता था? मोहन को होता था। इसलिए मोहन को जो नारी के प्रति जो संवेदना थी, नारी के प्रति जो आदर था, वह आदर यहाँ पे लेखक रामदरस मिश्र ने हमें बताया है, क्योंकि वह हमें भी प्रेरणा देने वाली यह बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी का दूसरे भाग का यह वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको नोट में शब्दार्थ और टिप्पणी भी लिखना है, मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और एक वाक्य में, 2-3 वाक्य में और 5-6 वाक्य में प्रश्न का उत्तर भी लिखना है। यहाँ पे इस कहानी को हम खत्म करते हैं। अस्तु।